हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो क्लास है आपका हिस्ट्री 6 क्लास का जो है आपका चैप्टर नंबर फोर्थ का जो है एमसीक्यू है। ठीक है, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपका साथ में ही करा दिया जाता है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को छोड़ना नहीं है, सारे क्लास को फॉलो करना है। ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, तो रामबाण छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, चलिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को जो है शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ जो है आपके ये 8वां क्लास है। इससे पहले के जो है 7 क्लासेस आपका हो चुका है। जो नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल है आपका। और देखिए, ये चैप्टर जब हम पढ़ाए थे तो आप लोगों को बोले थे ये चैप्टर जो है बहुत 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 ज्यादा जो है वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे सवाल जो है आता ही आता है, 100% गारंटी है। ठीक है, कहते हैं कि वेद संख्या में क्या है, 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है 4 वेद, तो वो जो चारों वेद है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसमें जो है सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन है, तो ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद माना गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि कौन सा कथन जो है सही है। अब देखिए, ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। अब देखिए, ऋग्वेद में ये बोला गया था कि जो प्रार्थनाएं हैं उसको सूक्त बोला जाता है, और सूक्तों की जो रचना है अधिकांश पुरुष लोग किए थे। क्या है, अधिकांश पुरुष किए थे, पुरुष। ठीक है, इसका मतलब है कि औरतें भी उसमें शामिल है, सभी के सभी पुरुष नहीं थे। ठीक है, तो ये तो आपका लाइन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि ऋग्वेद का उच्चारण जो है श्रवण किया जाता था, उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि ऋग्वेद जो है ये आपको लिखित फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तो लिखाई वगैरह का काम जो है बहुत सालों के बाद हुआ, बहुत 100 सालों के बाद हुआ। और जो इसको छापने का जो काम है संभवतः ये आपका 200 साल जो है पहले हुआ है। इसको छापने का काम जो है 200 साल पहले जो है इसको छापने के काम इसको किया गया है। ठीक है, तो उस टाइम में जो है ऋग्वेद को उच्चारण और श्रवण किया जाता था, मतलब सुन सुनकर या बोल बोलकर रटवाया जाता था, याद करवाया जाता था। तो पहला आपका गलत है। आप जहां जहां 1 होगा उस ऑप्शन को तो पहले काट लीजिए। ठीक है, तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए, कूट वाला जो भी सवाल होता है ना, अगर एक गलत है तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे, कौन सा कूट गलत है उसको निगलेक्ट करेंगे। वो भी हमारा क्या है, आंसर ढूंढने में बहुत आसान हो जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख जो है सबसे कम हुआ है। अब देखिए, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख तो हुआ ही है, जिसमें सरस्वती का भी उल्लेख है, सिंधु का भी उल्लेख है, और सिंधु के जितनी भी सहायक नदियां हैं, सहायक नदी का भी जो है इसमें उल्लेख है। ठीक है, गंगा का उल्लेख है, यमुना का है, और ब्यास नदी का भी इसमें उल्लेख है। ठीक है, लेकिन इसमें गंगा और यमुना नदी का उल्लेख जो है एक बार ही मिलता है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, एक बार मिलता है। तो सबसे कम यही हो गया। 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। इसमें गलत चुनना है कि कौन गलत है। कहता है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो लड़े जाते थे, मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, जमीन के लिए युद्ध लड़े जाते थे, चरागाह के लिए युद्ध लड़े जाते थे, लोग को बंदी बनाया जाता था, युद्ध के बाद जो हार जाते थे।
तो इन सभी के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो ये तो सही है। कहता है लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, तो ये भी सही है। कहता है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में जो है बांट दिया जाता था, या इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी। देखिए, जो युद्ध में धन जीता जाता था तो उसमें जो है सरदार को भी मिलता था, सरदार पुरोहित को भी मिलता था, ठीक है, पुरोहितों, और जो शेष धन बच जाते थे तो शेष धन जो है आम लोगों में, आम जनता में जो है बांट दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ दिया है गया है कि केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, तो ये आपका गलत है, और वही गलत हमें चुनना है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन भी आपका सही था। कहता है इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी, क्योंकि अगर अस्थायी सेना रखेंगे तो वहां पे जो है उसे सैलरी भी देनी होगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और उस टाइम में क्या था कि जो राजा होते थे वो टैक्स भी वसूलते नहीं थे, ठीक है। तो जब टैक्स नहीं था, उसमें टैक्स नहीं वसूल रहे हैं, तो सेना को सैलरी कहाँ से देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यही है उसमें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। अब देखिए, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये जो है तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, तो ये आपका सही है। कहता है राजा जो है महलों में रहते थे और शासन के लिए टैक्स वसूलते थे। अभी हमने पहले वाले सवाल में बताया कि टैक्स नहीं वसूलते थे, ठीक है, तो कर नहीं वसूलते थे, तो दो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो एक ही आपका बचता है, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी सेना भी नहीं थी उस समय और टैक्स भी नहीं वसूलते थे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो है, शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता या मिलते हैं? पुरु जनविष, भरत जनविष, यदु जनविष, तो ये सभी के सभी है उसमें। पुरु जनविष का भी उल्लेख है उसमें, ठीक है, भरत जनविष और यदु जनविष, तो तीनों हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन किस में है? डी में है। चलिए, देखिए चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो ये सब सवाल एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है, एकदम गर्दा, लॉलीपॉप जैसा लगेगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तब तो लगेगा कि बहुत मुश्किल है। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्न में से किस विकल्पों में से क्या कहते थे? अब जो आर्य थे वो अपने विरोधियों को जो है, एक शब्द यूज होता है दस्यु, दस्यु बोलते थे, ठीक है, जो बाद में दस्यु या दास, इन शब्दों से जो है बुलाते थे। इसका मतलब बाद में इसका जो मतलब निकल गया वो क्या हो गया? गुलाम हो गया, ठीक है, गुलाम, ठीक। और जो गुलाम होता था ये अपने मालिक का जो है जागीर समझा जाता था, और मालिक जो कहते थे वही जो है गुलाम को करना पड़ता था। तो ये मालिक की क्या होते थे? मालिक का जो है, मालिक का जायदाद समझा जाता था, जागीर या जायदाद, जायदाद समझा जाता था, या संपत्ति भी कह सकते हैं, संपत्ति जो है इसको समझा जाता था, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन हो जाएगा? दस्यु। नेक्स्ट सवाल है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापौराणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था, और महापौराणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें इनाम गांव के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोग कब्रों के बारे में पढ़े। तो पहला ऑप्शन है कि यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। देखिए, ये जो प्रथा है आपका दक्कन में भी था, दक्कन में था, उसके बाद दक्षिण भारत में भी था, दक्षिण भारत, उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, उसके बाद ये जो है कश्मीर में भी थी, कश्मीर में भी यह प्रथा प्रचलित थी। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। जब एक गलत तो आपका ऑप्शन पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, कुछ महापौराणिक जमीन के भीतर होते थे और कुछ ऊपर भी होते थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल 2, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापौसानिक कब्रों को जो है दर्शाते हैं? तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ये भी सही है, आपका सही ही चुनना है। कहता है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये भी आपका सही है। और पत्थरों के बड़े चबूतरे, ये उस समय नहीं था, ठीक है। इनाम गांव में हम लोग जाते हैं, जब इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे गोलाकार जो इस तरीके से आपका रहता था, जिसको हम लोग पोर्ट होल भी बोलते थे, पोर्ट होल। और इससे जो है एक कमरे से जो है जुड़ा होता था जाने के लिए रास्ता, ठीक है। तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर जो था चिन्ह के हिसाब से ये चिन्ह लगाया जाता था, ठीक है। और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सभी महापौसानिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता था? तो देखिए, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे, लाल मिट्टी के बर्तन। अब यहीं पे जो है कलर आपका चेंज करके दे सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा लाल मिट्टी के बर्तन। कैसे याद रखेंगे? जब बर्तन जो होता है पक जाता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, अब इसको पकाएंगे तब पकने के बाद कैसा कलर देगा? मिट्टी के बर्तन पकने के बाद जो है लाल कलर का होगा, ठीक है। तो इससे भी आप ये याद रख सकते हैं, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है। महापौसानिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब गलत इसमें चुनना है। कहता है महापौसानिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाती है। सही बात है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसमें था कि कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें आपका जो है बहुत ज्यादा, उसमें जैसे एक कब्र मिले हैं इनाम गांव के तरफ, ठीक। तो उसमें था कि एक व्यक्ति के कब्र के साथ 33 उसमें जो है 33 मनके उसमें मिले हैं, 33 मनके। और एक इंसान का जो कब्र मिला है उसमें मामूली मिट्टी के जो है बर्तन मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन को ये सब दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। कहता है कुछ महापौसानिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, तो ये भी सही है। कहता है कब्रों पर गोलाकार चट्टाने या खड़े चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके, तो ये भी आपका सही ही है। कहता है कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहते थे, नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते थे? पोर्ट होल बोलते थे, पोर्ट होल बोलते थे, ठीक है, होल बोलते थे। तो ये होगा ऑप्शन डी आपका इसमें गलत है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताया था इनाम गांव जो है एक भीमा की सहायक नदी है। भीमा की सहायक नदी क्या है? घोर, ये इसी के पास जो है वो जगह है, ठीक है। तो भीमा मत मार दीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है आपका चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें चरक संहिता में जो है मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई थी? 360 बताई गई थी। और जबकि प्रेजेंट में कितनी हड्डियों की संख्या है? 206 है, ठीक है। चलिए, तो ये चरक संहिता के अनुसार उसमें 360 बताई गई थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऋग्वेद में राजन शब्द का क्या अर्थ है? तो राजन शब्द का मतलब होता है जन का नेता, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य मापदंड क्या है? तो मुख्य मापदंड गाय है। जिसके पास गाय होता था तो उसको जो है अच्छा व्यक्ति माना जाता था, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा माना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वैदिक समाज में यज्ञ कौन करवाते थे? तो उस समय जो है जो है पुरोहित करवाते थे, जिसको हम लोग ब्राह्मण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण करवाते थे। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत चुनना है। तो ऋग्वेद में युद्ध का वर्णन है, तो है। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख है। जिसमें आपका जो है सरस्वती नदी है, इसमें सरस्वती नदी है, फिर आपका सिंधु नदी है, फिर आपका इसमें जो है ब्यास नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है। सिंधु के 5 सहायक नदियों का भी उसमें उल्लेख है, ठीक है, जिसमें सबसे कम जो है गंगा और यमुना का उल्लेख जो है एक बार जो है इसमें हुआ है।
ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में लोहे का व्यापक उपयोग दिखता है, ये आपका ऑप्शन गलत है और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें लोहे का प्रयोग नहीं है। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, ठीक है, और इसमें देवी देवताओं को जो है दो नदियां जो है व्यास और सतलज, ठीक है, उन्हें जो है देवियों के समान उसमें पूजा भी किया गया है। चलिए, 18वां सवाल है, मेगालिथ कब्रों की पहचान किससे होती है? तो ये जो है मेगालिथ जो कब्रों की पहचान है, ये बड़े पत्थरों से होती है। जब बड़े पत्थर मिले हैं उसको जो है मेगालिथ कब्र की मानी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, कुछ कब्रों में अधिक वस्तुएं मिलने का क्या संकेत है? तो अधिक जो वस्तुएं मिली है, जैसे 33 मनके मिले हैं सोने के, तो इसका मतलब है कि सामाजिक असमानता और विभिन्नता को जो है ये दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब बहुत आसान आसान सवाल है। अब आसान कब हो जाएगा? जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर टफ ही लगेगा। समिति और सभा का संबंध किससे होगा? तो सीधी सी बात है, समिति और सभा में क्या होगा? युद्ध होगा? नहीं। खेती होगा? नहीं। व्यापार होगा? नहीं। शासन और उसके निर्णय वगैरह वहां लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में दास शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो दास जो होता है क्या होता है? सेवक होता है, ठीक, गुलाम जिसको बोलते हैं, और दास को ही हम लोग अपना शत्रु के रूप में भी उसका यूज उसमें हुआ है, उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कब्रों में मिले लोहे के औजार किस ओर संकेत करते हैं? तो जो लोहे के औजार मिले हैं, ये पत्थर युग के है कि कांस्य युग के है कि लोहे के उपयोग का आरंभ है कि खेती का अंत है? तो ये जो है लोहे के उपयोग का आरंभ को जो है ये दर्शाता है, क्योंकि कांस्य युग में तो सभ्यता आपका हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, वैदिक समाज में महिलाएं किस कार्य में जो है भाग लेती थी? कहता है केवल घर, तो नहीं, उस समय जो है वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही काफी अच्छी थी, तो इसमें यज्ञ और मंत्र रचना में भी ये स्त्रियां भाग लेती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नीचे दिए गए में से कौन सा वैदिक जीवन की विशेषता नहीं है? पशुपालन है, यज्ञ है, शहरी जीवन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, जन आधारित समाज तो उस समय था ही। 25वां सवाल है और ये आपका लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। कहता है कब्रों में पाए जाने वाले घोरों के अवशेष क्या दर्शाते हैं? तो कहता है खेती का विकास, युद्ध और प्रतिष्ठा, व्यापार या धर्म का अंत। तो देखिए घोड़े वगैरह जो है युद्ध वगैरह में यूज होते थे, और जिसके पास घोड़ा है, गाय है, तो उसे जो है एक तरह से अच्छा व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, एक समृद्धि का भी प्रतीक वो माना जाता था, गाय घोड़े ये सब रखने वाले को। ठीक है, तो युद्ध और प्रतिष्ठा का जो है ये अवशेष दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो आज जो ये जो चैप्टर था आपका 4th, उसका एमसीक्यू तो आपका खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, 5वें चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट नए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए।